नमस्कार साथियों, टेट गंगा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे 10 से 15 मिनट में स्टोरी टेलिंग मेथड, शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण की विधियों में कथात्मक विधि। ठीक, कथा के रूप में जिस विधियों का शिक्षण कार्य में प्रयोग किया जाता है उसे उसके नियम तथा उसकी परिभाषाएं और उसकी उपयोगिता इत्यादि संदर्भों को हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं उन लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेट गंगा पे आपको शिक्षण अभिरुचि प्लस व्याकरण हिंदी के, ठीक, हिंदी पूरा का पूरा मैटर फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, क्रम से एक एक चैप्टर पूरा किया जाएगा। व्याकरण के 2-3 वीडियो डाले गए हैं और वीडियो जल्दी ही निरंतर डाले जाएंगे। सप्ताह में 6 वीडियो मतलब प्रतिदिन एक वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ज़्यादा बोरिंग नहीं और बहुत सरल तरीके से, बहुत सहज तरीके से और एक विस्तृत मैटर। ठीक, तो कथात्मक विधियाँ स्टोरी टेलिंग मेथड में कहा क्या जाता है कि पद्धति जिसे विधि कहा जाता है, एक ऐसा ढंग या रूप है जिसे अध्यापक, ध्यान दीजिए, कक्षा में पाठ को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है। पाठ्यक्रम कितना भी उपयोगी क्यों न हो, विद्यालय का गठन, उसमें प्राप्त सुविधाएं कितनी भी सहयोगपूर्ण क्यों न हो, यदि शिक्षक पढ़ाने का ढंग प्रभावशाली नहीं होता तो शिक्षा के वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकते। कहने का ये मतलब है कि अगर एक टीचर की पढ़ाने की शैली कुशल नहीं है तो विद्यालय में कितनी भी अच्छी सुविधाएं हों, क्लास कितना भी मॉड्यूलर या आधुनिक क्यों न हो, उसका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है, छात्र जो होता है, उसके मानसिक विकास या याद करने की प्रवृत्ति या समझने की प्रवृत्ति डेवलप नहीं हो पाती। क्योंकि डेवलप कौन करेगा? टीचर, शिक्षक करेगा या अध्यापक करेगा, न कि स्कूल का वातावरण। ठीक, तो बात समझिएगा। शिक्षण को सार्थक, उद्देश्यपूर्ण, उपयोगी, रोचक, प्रभावशाली बनाने में अध्यापक को किसी न किसी शिक्षण विधि का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है। देखिए, जो 4 विधियां मुख्य रूप से हैं, उन्हीं विधियों का प्रयोग करके टीचर स्टूडेंट को शिक्षण या शैक्षिक कार्य संपन्न करता है, ताकि स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास हो सके, वह विषय को या जो भी सब मैटर है उसको अच्छे से समझ सके। ठीक, तो क्या है, प्रयोग अवश्य करना पड़ता है। अच्छी शिक्षण पद्धति, ठीक, अगर एक अच्छी शिक्षण पद्धति है, पढ़ाने की शैली अच्छी है, तो निकृष्ट पाठ्यक्रम, मतलब अगर पाठ्यक्रम निम्न कोटि का भी है तो भी कुछ न कुछ प्राप्त करने में छात्र सफल होता है, कुछ न कुछ प्राप्त करने में सफल होता है। कहने का तात्पर्य है, कार्य की सफलता या असफलता शिक्षण विधियों पर निर्भर करती है। शिक्षण की विधियों का उल्लेख करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था, इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ ले तो माध्यमिक शिक्षा आयोग लिख सकते हैं। शिक्षण विधि भले ही अच्छी हो या बुरी हो, अध्यापक तथा विद्यार्थियों में परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा अंतर संबंध स्थापित करती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठोस शिक्षण विधियां विद्यार्थियों के जीवन को सभ्यता की ओर ले जाती है, बुरी शिक्षण विधियां उन्हें अवनति की ओर। ठीक, यहाँ सभ्यता नहीं, यहाँ उन्नति की ओर ले जाती हैं और वह अवनति की ओर। अगर शिक्षण विधियां बुरी हैं तो निम्न स्तर पे ले जाएंगी और अच्छी हैं तो ऊंचे स्तरों पे ले जाएंगी। ठीक, तो यहाँ का सार ये है इतने मैटर का कि टीचर जो है, ध्यान दीजिएगा, अध्यापक या शिक्षक जो है, अगर एक अच्छी शैक्षिक शिक्षण विधि को अपना के छात्रों को पढ़ाने का नया तरीका या दिए गए तरीकों को ही अपनाए, लेकिन ऐसा प्रभावशील पढ़ाए कि छात्रों के दिमाग पे उसका असर पड़े, याद कर सकें, उसे समझ सकें, ठीक, बोरिंग ना हो, तो स्टूडेंट का विकास अच्छे से होता है। लेकिन अगर टीचर को पढ़ाने की शैली ही नहीं है तो कोई भी सुविधा दे दीजिए, छात्र का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण की विभिन्न विधियां हैं, जिसमें समस्या विधि है, योजना विधि है, कहानी कथन विधि है, भाषण विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, इकाई विधि है। ठीक, ये विधियां बच्चों की
योग्यता तथा अभिवृत्तियों के विकास के लिए उपयोगी होती हैं। कथात्मक विधि अर्थ स्वरूप स्टोरी टेलिंग मेथड, मीनिंग एंड नेचर, इसको हम समझते हैं। देखिए, इतिहास मानव विकास की कहानी है। जो आपकी ऐतिहासिक गतिविधि है मानव के क्रमिक विकास की कहानी है, जिसे आदिकाल से घटनाएं जुड़ती चली आ रही। इस कहानी को विधि से पढ़ना स्वाभाविक भी है और प्रभावशाली, क्योंकि यह वर्णनात्मक विधि है। कहने के मतलब है, इसमें क्या होता है, वर्णनात्मक क्या होता है, एक घटना का वर्णन, फिर दूसरे घटना, तीसरी घटना, चौथी, ऐसे घटनाओं का वर्णन किया जाता है। जैसे आप समझिए, हड़प्पा काल पढ़े, फिर वैदिक सभ्यता पढ़े, फिर 16 महाजनपद काल पढ़े, बुद्ध जैन पढ़े, ये एक क्रम से पढ़ते चले आ रहे हैं, मौर्य गुप्त, ठीक, फिर दिल्ली सल्तनत या मुगल काल। तो इतिहास का जो भी घटनाक्रम है आप वर्णनात्मक पढ़ रहे हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है, ठीक, शोध कार्य उसमें ज्यादा नहीं होते। छोटे बच्चों के लिए यह भी अत्यंत उपयोगी होती है। क्यों? छोटे बच्चों को अगर कोई कहानी सुना दी जाए, एक अच्छी प्रेरणादायक कहानी सुना दी जाए, तो वह उसके जीवन में काफी दिनों तक याद रहेगी और उसके लिए प्रेरणा स्रोत भी बन जाएगी। प्लेटो जैसे विद्वान ने भी छोटे बच्चों के लिए इसे उत्तम विधि बताया। ठीक, कौन से? वर्णनात्मक विधि को याद रखिएगा। बच्चे स्वभाव से ही कहानी प्रेमी होते हैं। मैंने बताया कि अगर आपको एक अच्छी कहानी सुना दी जाए एक बार, वह काफी दिनों तक याद रहेगी। अगर 2-3 बार सुना दी जाए तो शायद जीवन में भूलेगी। ठीक, कहानी उनकी जिज्ञासा, उनके कौतूहल को शांत करती है। कहानी उन्हें कल्पना के पंखों पर उड़ा ले जाती है। कहानी उन्हें आनंद प्रदान करती है। बड़े विद्वानों की कहानी पद्धति के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाने का सुझाव दिया जाता है। बड़े बड़े जो विद्वान हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनका कहना है कि शुरुआती समय में बच्चों को कहानी के रूप में ही पढ़ाना चाहिए। एक विद्वान है रास, ठीक, कौन है? रास। जहां मैं विद्वान का नाम लूं, अगर कोई विद्वान ऐसे हैं तो उनको लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है कि यह किसने कहा था। ने प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के लिए इसी विधि को अपनाने का सुझाव दिया था। तो अब प्रश्न यह है कि रास ने किस विधि को प्रारंभिक स्तर पर इतिहास विषय को पढ़ाने की विधि अपनाने का सुझाव दिया था? तो कथनात्मक वर्णनात्मक विधि थी या कथात्मक विधि थी? ठीक, लिख लीजिएगा। F.R. वर्ड्स के विचारानुसार 13 वर्ष की अवस्था तक बच्चों को इतिहास पढ़ाने का मुख्य साधन कहानी होना चाहिए। अब किस विद्वान ने, किस थिंकर ने कहा था कि 13 वर्ष की अवस्था में बच्चों को इतिहास पढ़ाने का मुख्य साधन कहानी होना चाहिए? F.R. वर्ड ने कौन सी ऐसी विधि को बताया था कि 13 वर्ष की अवस्था के बच्चों को पढ़ाने की मुख्य साधन होना चाहिए? तो कहानी, उपन्यास, नाटक, ये ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। 2 बातें यहाँ से लिख लीजिएगा। एक आपका प्लेटो, वर्णनात्मक विधि, रॉस और F.R. वर्ड्स। ठीक, कहानी कहना भी एक कला है कि आप जनरली कुछ लोगों से कहानी सुनते हैं तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों सुनते हो तो बड़ी रोचक लगती है, क्योंकि कहानी प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। ठीक, छोटे बच्चे स्वाभाविक रूप से इन्हें याद कर भी लेते हैं। बालक नायक पूजक होते हैं। वीर गाथाएं कौतूहल जागृत करती हैं, संवेगों को गतिशील बनाती हैं, बालक को सक्रिय कर देते हैं। साधारण छोटे बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेते, पढ़ने के नाम पे से जी चुराते हैं। अतः पाठ्य वस्तु को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे शिक्षण की स्वाभाविक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। रामायण महाभारत की कहानियां विशेष महत्व है। भारत की खोज की कहानी, मनुष्य की खोज की कहानी उन्हें रुचिकर लगती है, उन्हें अच्छी लगती है। छोटे बच्चों को कहानियों के माध्यम या छोटे बच्चों में कहानियों को सार्थक बनाने या स्पष्टीकरण के लिए चित्रों, मानचित्रों, फोटो की सहायता ली जा सकती है। जैसे गौतम बुद्ध, अशोक, कौरव पांडव की कहानियों को चित्रों द्वारा अधिक बोधगम्य बनाया जा सकता है। ठीक, अब कहानियों वो लिखने वाली कहानी नहीं, जो पढ़ाने की कहानी है वह 3 प्रकार की होती है। ठीक, वास्तविक कहानी, काल्पनिक और पौराणिक। एक तो रियल कहानी होती है, वास्तविक, जो किसी न किसी व्यक्ति महापुरुष के जीवन से घटित होती है। एक होती है काल्पनिक, नैतिक कहानी होती है। ज्यादातर काल्पनिक कहानियों में कुछ एक ऐसी काल्पनिक कहानी बना ली जाती है जिससे बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास को सार्थक या सकारात्मक ऊर्जा दी जा सके। पौराणिक कहानी में क्या है, आपके धार्मिक या सांस्कृतिक जीवन में जो कहानियां हैं उसको आधार बनाया जाता है। जैसे वास्तविक कहानी में क्या है, रियल स्टोरी, संसार में घटित होने वाली घटनाओं के तथ्यों के आधार पर लिखी हुई कहानियां होती हैं। ठीक,
इनसे हम बच्चों के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में ऐसी कहानियों को प्रधानता देनी पड़ती है। ठीक। काल्पनिक कहानी क्या है? वर्चुअल। इनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता, ये एक मनगढ़ंत कहानी होती है, परंतु देवी देवताओं, भूतों, प्रेत, जादूगर इत्यादि परियों की कहानी, ठीक, ऐसे संबंधित होते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में इन कहानियों से भाईचारा, प्रेम, साहस, भ्रातृभावना का विकास किया जाता है। इनसे बच्चों के नैतिक विकास को बल दिया जाता है। मुख्य फोकस इतना ध्यान रखिए कि ताकि बच्चे आराम से शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक। और एक होती है पौराणिक कहानी। पौराणिक कहानी में पुराने आपके धार्मिक सांस्कृतिक महापुरुषों उन क्रियाओं को याद करके कहानी बनाई जाती है। यह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होती है, आंशिक रूप से सत्य होती है, परंतु शुद्धता के लिए उनके विवरण उपलब्ध नहीं हो पाते। प्राथमिक और जूनियर स्तर पर इस प्रकार की कहानियों को सुनाया जाता है। आप लोग भी पढ़े होंगे तो कक्षा 6 से लेके 8 तक या कक्षा 3 से 4, 5, 6, 7, 8 में नैतिक शिक्षा के नाम से अनेक कहानी की किताबें आती थी जो पढ़नी पड़ती थी, जिसमें विवेकानंद का नाम था, बुद्ध है या अनेक ऐसे नाम मिलते हैं। ठीक। तो वहीं से हमको क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि यही जो विधि है पढ़ाने की, इसको शिक्षा आयोग ने, शिक्षा विभाग ने या शिक्षा मंत्रालय ने इसको सम्मिलित किया है। ठीक। महाभारत रामायण की कहानी हो गई। जैसे महाभारत मिले तो मित्रता की सबसे अच्छी कहानी कर्ण और दुर्योधन की कहानी हो जाती है। महाभारत के आधार पर ही सुदामा कृष्ण की कहानी हो जाती है। ठीक। रामायण में प्रेम भावना देखेंगे तो मित्रता के उदाहरण वहां पे मिलते हैं। तो ये सब कहानी बनाई जाती है और उसको बच्चों के लिए छोटे रूप में प्रेजेंट की जाती है ताकि वो अच्छे से समझ सके और स्कूल आने जाने, पढ़ने में रुचि पैदा हो उनके अंदर। ठीक। कथात्मक विधि की सावधानियां क्या हैं? ठीक। प्रिकॉशंस ऑफ द स्टोरी टेलिंग मेथड में इसमें कोई संदेह नहीं, कथात्मक विधि कहानी कथन प्रणाली आकर्षक, उपयोगी, प्रभावशाली, रोचक विधि है, परंतु इसमें गुण तभी प्राप्त होते हैं जब अपनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए। कहानी का चुनाव करते समय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, उनकी अवस्था, योग्यता, रुचियों को ध्यान दिया जाता है। जैसे देखिए, आपको बता दूं, एक बहुत अच्छी चीज है कि काम वासना, जिसे गलत नजरिए से देखा जाता है, लेकिन संसार की सारी स्त्री पुरुष की कहानियां इससे घूमती हैं। अगर इस विषय पे कहानी बना के कक्षा 6 के विद्यार्थी को पढ़ाया जाए तो गलत है, क्योंकि उसके अंदर अभी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब लेकिन यही बात अगर कक्षा 11, 12 या BA BSc के बच्चों को पढ़ाई जाए तो ज़्यादा रुचिकर लगेगा उन्हें, क्योंकि वो इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। MA के MSc के विद्यार्थी को पढ़ाया जाए तो ये बात ध्यान रखी जाती है कि कहानी का चुनाव मानसिक अवस्था के आधार पे। ठीक। अगर छोटे बच्चों को हिंसक कहानी सुनाई जाए तो याद रखिएगा, हिंसक अहिंसक दोनों सुनाई जाए और बताया जाए कि उन्हें अहिंसक रास्ता अपनाना है, लेकिन बच्चे में का मन जो होता है वो विचलित होता रहता है। ठीक। कौतूहल का क्षेत्र होता है, तो पता चले अहिंसा की जगह हिंसा को अपना लें, उन्हें हिंसा की ही बात अच्छी लगने लगे। तो ऐसी चीज़ों का चुनाव किया जाता है। कहानी सुनाते समय अध्यापक स्वयं को उस कहानी में रुचि लेता है, उसे कहानी के सभी पक्षों के पहले पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कहानी के जिस अंश पक्ष को अधिक बल देना है उसका निर्णय कर लेना चाहिए। कहानी पुस्तक से नहीं पढ़ाई जानी चाहिए बल्कि अध्यापक द्वारा सुनाई जानी चाहिए। मतलब कथात्मक, कथा के रूप में कहना चाहिए, सुनाना चाहिए मौखिक रूप से। ठीक। कहानी सत्य घटनाओं या तथ्यों पर संबंधित होनी चाहिए। कहानी कहने की शैली सरल, सहज और रोचक हो। इतनी अच्छी प्रवाहदार भाषा हो कि बच्चों को अच्छा लगे। कहानी में सजीवता लाने का प्रयास किया जाए। अभिनय कला का समावेश करना चाहिए। कहानी कथन आप लोग देखते हैं महिलाओं को टीचर के लिए क्यों ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनके अंदर रिप्रेजेंट करने की जो कैपेसिटी है वो पुरुषों की तुलना में अच्छी मानी जाती है। कहानी के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, डांटने के लिए भी। ठीक। पुरुष का डांट और महिला टीचर की डांट दोनों में अंतर होता है। ठीक। कहानी कथन से विद्यार्थियों में रुचि बनाए रखना जरूरी है।
इसके लिए विद्यार्थियों से कभी प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जिससे पता लगे कि विद्यार्थी रुचि ले रहा है कि नहीं। समय समय पर उसे प्रश्नोत्तर करना चाहिए। कहानी सुनाते समय आवश्यक समय में दृश्य और श्रव्य साधनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, कहानी कहते समय अध्यापक को विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। पता चला है आप इंग्लिश में कहानी सुना रहे हो, उसे इंग्लिश अच्छे से आती नहीं छात्र को, तो हिंदी भाषा का है, या अगर मान लीजिए हिंदी भाषा में सुना रहे हो और गुजराती भाषा का स्टूडेंट है, तो उसकी भाषा का भी अनुकूल ध्यान रखना चाहिए। भाषा सरल सहज और सुंदर सुबोध होनी चाहिए। कहानी के अंत में आवश्यक बिंदुओं को श्याम पट्ट पर लिख के, ब्लैक बोर्ड पर लिख कर शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी बताना चाहिए कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। विद्यार्थी स्वयं इस कहानी का विकास कर सकते हैं, अर्थात इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त की, उसे किस तरह अपने जीवन में अपना सकते हैं। ठीक, और इस तरह की कहानी कैसे डेवलप कर सकते हैं। कहानी विधि के लाभ, यह रुचि को विकसित करती है। अपनी रोचकता के कारण कथात्मक या कहानी कथन विधि विद्यार्थियों के इतिहास के प्रति रुचि विकसित करती है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए उपयोगी है। यह मनोरंजक आनंददायक होती है। ठीक, यह विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को जागृत करती है। ठीक, याद रखिएगा, बच्चों के स्वाभाविक रुचि होती है जिससे विकसित होती है, उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। यह विद्यार्थियों की जो जिज्ञासा होती है मन में, उसको संतुष्ट करती है, शांत करती है, उसकी पूर्ति करती है। ठीक, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। यह विद्यार्थियों को रचनात्मक क्रियाओं के लिए प्रेरित करती है रचनात्मक कार्य करने के लिए। ठीक, प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य को कहानी सुनाकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। पहले गुरुकुल में क्या होता था, मौखिक शिक्षा दी जाती थी, लिखित शिक्षा तो दी नहीं जाती थी, तो ज्यादातर कहानी के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक, यदि विद्यार्थियों में सद्गुणों का विकास करना हो तो कहानी पद्धति भी अच्छी मानी जाती है, अर्थात यह विद्यार्थियों में सद्गुणों को विकसित करती है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। कथात्मक विधि की कुछ सीमाएं हैं। सामाजिक अध्ययन की समस्त पाठ्य वस्तु को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सारे विषय, अब विज्ञान को कहाँ तक ले जाएंगे, गणित को किस कहानी से जोड़ेंगे, तो इस तरह से आप देखेंगे हर जगह यह सफल नहीं है कि कथात्मक विधि, स्टोरी टेलिंग विधि से सारे विषय को पढ़ाना सही नहीं लगता या सेट नहीं हो पाता मैटर। उच्च कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब देखिए, आप एमएससी कर रहे हैं तो वहाँ कहानी सुना के आपको क्या मतलब है, आपको तो वहाँ प्रैक्टिकल करना है। भौतिक विज्ञान से एमएससी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल में कहानी का कोई मतलब नहीं। ठीक, इस विधि से बालक पाठ्य वस्तु को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, परंतु ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पक्षों का विश्लेषण और विभेदीकरण नहीं कर सकता। बालकों की स्मरण शक्ति पर भी विशेष बल दिया जाता है, अतः अन्य पक्षों की अवहेलना होती है। ठीक, तो ध्यान देने बात है। अब इसका सारांश यह है, समझ में आ गई होगी बातें कि कुछ इसकी उपयोगिता है, लाभ है तो हानि भी है। ठीक, शिक्षण को सार्थक, उद्देश्यपूर्ण, उपयोगी, रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक को किसी न किसी शिक्षण विधि का सहारा लेना पड़ता है। बचपन से बच्चों को कहानियां सुनने का शौक होता है, क्योंकि बचपन में जब छोटे होते हैं 2-3 साल के, तो दादी दादा या माता पिता से, किसी से, ताऊ चाचा इत्यादि से छोटी मोटी कहानी सुनते रहते हैं, आप भी सुने होंगे, तो उन्हें शौक रहता है। आगे जब स्कूल में भी ऐसी चीजें मिलती हैं तो उनका मन लगता है पढ़ने में। ठीक, कहानी उन्हें आनंद प्रदान करती है। प्राय बच्चे काम जी चुराते हैं काम करने से, अतः कहानी द्वारा पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे सभी विषयों की, वो मतलब आपके शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, शिक्षक टीचिंग के जो भी एग्जाम होते हैं उसके लिए, टेट का एग्जाम हुआ, सुपर टेट या अन्य जो भी परीक्षाएं जहाँ पे ये विषय पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट इत्यादि में, उसके लिए सभी उपयोगी है। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको निरंतर वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद साथियों।